वनोन्मूलन और उनके कारण। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है। उसी की श्रेणी में आता है वनोन्मूलन एवं इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन पौधों और जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्ष की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण। अब इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं वनोन्मूलन के परिणाम। इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत काटा जाए तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल की बात अगर हम करें तो वायुमंडल पर इसका असर देखा गया है। वायुमंडल पर इसका असर अक्सर देखा जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा एवं लंबे लंबे सागौन के वृक्षों और प्राणियों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा, हमारे और आपके लिए जानना जरूरी है, बेहद ही जरूरी है कि इसके परिणाम कितने भयंकर होते हैं। अगर इसके परिणाम की ही बात की जाए तो बेहद ही भयंकर होते हैं, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में भारी वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण हो जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर की कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन ही है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से
मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा की हुमस में कमी आती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि का ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण होते हैं। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अब इसी क्रम में हम एक बात और जानते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण। इसी क्रम में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम और आप मिलकर। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के लिए सबसे पहले इन वस्तुओं पर ध्यान देना होगा, बातों पर ध्यान देना होगा कि वन्य और वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात आपको पता चलेगा कि उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज आप नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले एक बात हमें विस्तार से जाननी होगी कि जंतु हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। ये मानने की बात नहीं है। वन होंगे तो जीव जंतु होंगे। अब इसी क्रम में इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उसके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उसका संबंध होता है। अब वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित करिए तो जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। अब वन्य जीव अभयारण्य, यह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इसी क्रम में एक बात हम और आप जानिए कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं या बनाए गए भी हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले
सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। अब किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षण क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। अब इसी बात को विस्तार से समझने के लिए हम सबों को इस बात पर नजर देनी होगी कि अगर आप जैसे मानिए कि साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है तथा चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र के प्राणी जात। अब इसी क्रम में एक बात समझने से पर हम लोग विशेष ध्यान दें कि पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र के प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश में विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। तो ये बताया गया है कि सबसे पहले जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक ही जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम सबों को वन्य प्राणी अभयारण्य की ओर चलना होगा, जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, जहां प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध या दंडनीय अपराध माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में संरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों की डेल्टा की झाड़ी भूमि एवं मूललैंड है।